शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। ये है आपकी बुक का वो पेज जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर रिलेटिव एटॉमिक मास ये हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है और इसकी अहमियत क्या है। देखिए बेटे, आप कभी दुकान पे जाएँ तो वहाँ पे दुकानदार चीज़ों का वज़न कर रहा होता है। तो वो वज़न किसी यूनिट में करता है, जैसे किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम क्या है, उस मास का यूनिट है। यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो किस यूनिट में जा रही हैं, किलोग्राम में जा रही हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं पेट्रोल की। अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है कि हमारा जो पेट्रोल होता है वो लीटर के यूनिट में आ रहा होता है। यानी हर चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। इसी तरह से एटम के मास को मेजर करने के लिए भी हमें कोई यूनिट चाहिए होगा ना। अब ये हमें पता है कि एटम क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इन इतना स्मॉल है कि एक छोटे से डॉट में मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे एटम का ज़ाहिर बात है फिर वज़न भी बहुत कम नहीं होगा। तो इसलिए किलोग्राम, मिलीग्राम ये तो बहुत बड़े यूनिट हैं। और अगर एटम का मास देखना हो तो हमारे पास कोई ऐसा यूनिट नहीं था जिसमें हम एटम के मास को फाइंड कर सकें। तो इसलिए साइंटिस्ट को ज़रूरत थी किसी ऐसे यूनिट की जिससे हम एटम के मास को मेजर कर सकें। तो आज हम बेटे हम उसी यूनिट को पढ़ेंगे कि आखिर वो यूनिट क्या था। अब इसकी एक और वजह भी है कि अगर हमें एटम के मेजर करने का कोई यूनिट नहीं होगा मास के लिए, तो हमें एटम के मास का पता नहीं चलेगा। और जब एटम के मास का पता नहीं चलेगा तो हमें फिर रिएक्शंस में किसी भी एटम की अमाउंट कितनी ऐड करनी है उसकी भी समझ नहीं आएगी। इसको आप एक मिसाल से समझें कि अगर आप घर में बिरयानी बनाना चाह रहे हैं और आपको यही नहीं समझ आ रही कि आपने कितना वज़न किस चीज़ का डालना है, नमक कितना डालना है, आपने बिरयानी मसाला कितना डालना है। जब ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी तो आप अंदाज़े से काम करेंगे, और जब अंदाज़े से काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस इस बात का है कि आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट में ही उसके इंग्रेडिएंट्स को डालना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी रिएक्शन में जब आपने कोई चीज़ बनानी है तो जिस रिएक्टेंट्स को आप रिएक्ट करवा रहे हैं उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि मेजर की गई हो उसका डालना ज़रूरी होता है। और अगर हमने उस पे की स्पेसिफिक अमाउंट को ऐड करना है तो ज़रूरी है कि हमें उन चीज़ों का मास पता हो। अगर वज़न नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने ग्राम क्या चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो इसलिए बेटे हमें कोई ना कोई एटॉमिक मास यूनिट यानी एटम के मास को फाइंड करने का यूनिट चाहिए था। तो फिर 1961 में साइंटिस्ट ने क्या किया जी, एक स्केल, एक नया पैमाना बना लिया जो कि कार्बन 12 के बेस पे था। अब इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह अभी हम आगे। तो उस बेस पे उन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाया जिससे उन्होंने एटम के मास को फाइंड करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी ठहरे। जी बेटे, तो ये हमारा टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मानी होता है किसी और के रिलेट करते हुए। रिलेटिव का मानी होता है किसी और की निस्बत से, किसी और से रिलेट करते हुए, किसी और से कंपेयर करते हुए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटम का मास फाइंड करते हैं एक और एटम से उसको कंपेयर करते हुए। अभी हम समझते हैं इस बात को। ये वेट बैलेंस तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। और जब भी आप कभी दुकान पे गए हों या किसी सब्जी की खरीदारी के लिए गए हों तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, दुकानदार क्या करते हैं कि एक पलड़े में उस चीज़ को रखते हैं जिसका वजन करना होता है, जबकि दूसरे पलड़े में क्या करते हैं, वो उनके पास मौजूद होता है जो स्टैंडर्ड बाट सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें वो क्या होते हैं पहले से वजन किए गए 1 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम के बाट मौजूद होते हैं। वो उसको एक साइड पे रखते हैं और फिर उससे कंपेयर करते हुए दूसरी साइड पे जिस चीज़ का वजन करना होता है उसको वजन करने के बाद अपने कस्टमर को दे देते हैं। यानी क्या हुआ कि स्टैंडर्ड बाट से कंपेयर करने के बाद दूसरी मतलूबा चीज़ का उन्होंने वजन कर लिया। इसी तरह हम एटम का मास भी ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब आते हैं जी कि एटम का मास फाइंड करने का प्रोसेस क्या है। तो बेटे सबसे पहले जिस तरह हमने मिसाल अभी ली हमने कि सब्जी वाला क्या करता है, उसके पास पहले से बने हुए स्टैंडर्ड बाट मौजूद होते हैं। तो हमने भी क्या करना है, एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना बनाना है जिससे कंपेयर करके एटम का वजन कर सके। तो आइए देखते हैं कि वो पैमाना क्या है। बेटे इस पैमाने को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक एटम है कार्बन का, ठीक है। इस कार्बन का मास होता है 12। आपने इस कार्बन के 12 हिस्से करने हैं, ठीक है, 12 पार्ट्स कर दिए, 12 बराबर हिस्सों में इसको तोड़ दिया। अब देखिए जब ये 1 2 3 4 ये क्या है, 4 ये 4 ये 4 ये कितने हो गए, 12 हो गए। अब ये 12 पीसेज में आपने इस कार्बन के एटम को तोड़ दिया और ये पीसेज क्या इक्वल इक्वल है। तो जरा खुद सोचें कि पूरी एटम का मास क्या था 12, आपने क्या किया उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो फिर एक हिस्से का जिसको आपने अभी तोड़ा एटम को, उस एटम के 12 में से अगर सिर्फ एक हिस्से की बात करें तो वो क्या 1/12 नहीं होगा। यानी 12 में से एक। जिस तरह बेटे आपके क्लास में कोई टेस्ट हो और आपके रिजल्ट आए और आपके मार्क्स खुदा न खास्ता कम है, यानी मिसाल ले लें कि 1 नंबर आ जाए 12 में से, तो कैसे लिख दिया उसको 1/12 यानी 1/12। तो उसमें उसका मतलब क्या होता है कि 12 में से 1, ठीक है। इसी तरह से कार्बन के एटम के पीस करेंगे 12, उन 12 में से अगर किसी भी एक पीस की बात करें तो वो क्या होगा 1/12, क्योंकि आपने किसी एक पीस की बात की है, सारे 12 के 12 पीसेस की बात नहीं की, इसलिए उसका मास क्या होगा 1/12। और यही 1/12 पार्ट जो कार्बन के मास का होता है ना, ये बेटे इक्वल होता है 1 AMU के। अब ये AMU क्या है, ये है वो पैमाना जिसको हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की ताकि हम एटम के मास को इसके कंपेयर करते हुए मेजर कर सकें।
यानी हमने क्या कहा कि एक AMU किसके इक्वल है, कार्बन के एटम को लें, उसके 12 हिस्से करें, 12 हिस्से करने के बाद जो उसमें से एक हिस्सा बनेगा ना बेटे आपका, इसको यहाँ पे हमने किससे मार्क किया हुआ है, ग्रीन से। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाए तो ये जो एक पीस है ना बेटे जी, ये क्या होगा 1/12 के पार्ट होगा, यानी 12 में से एक पीस। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है आपने कि सिर्फ यही नहीं, ये जो सारे पीसेज हैं, ये सारे पीसेज अगर हम किसी एक को अकेला समझे तो ये सारे क्या है 1/12 है, ठीक है। कोई भी हो सकता है इसमें, इन 12 के 12 में से कोई भी ऐसा पीस जिसको हम अगर इंडिविजुअली देखें, अकेला होकर देखें, तो वो क्या होगा 1/12, ठीक है। अब समझते हैं कि हमने एटम का वजन कैसे करना है, मैस कैसे फाइंड करना है। मिसाल में बेटे हमने, ये हमारा वेट बैलेंस है जिसमें हमने इस लेफ्ट साइड पे एक एटम लिया हुआ है जो किसका है जी, हीलियम के, हीलियम का एटम लिया, ठीक है। और अब इसका हम वजन करना चाह रहे हैं, मैस फाइंड करना चाह रहे हैं। जिस तरह हमारे आम हालात में होता है, हम क्या करते हैं कि जब भी किसी का मैस फाइंड करना होता है उसके बराबर अमाउंट हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बांट के रखते हैं, ताकि हम क्या करें, उससे कंपेयर करके उसका वजन कर लें। अब देखें, एक साइड पे क्या है, हीलियम का एटम, दूसरी साइड पे उसके बराबर करने के लिए हमने ये जो पीस किए थे कार्बन के एटम के 12 पीस किए हमने, उसमें से एक पीस को यहाँ पे रखेंगे दूसरे पैडे में। अगर तो क्या होगा जी, दोनों तरफ वेट बराबर हो गया एक ही पीस रखने से, तो उसका मैस क्या हो जाएगा 1 AMU हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी अभी भी जो हीलियम का एटम था या कोई भी जो एटम जिसका वजन कर रहे हैं उसका वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और दोनों तरफ बराबर नहीं होता, तो क्या करें, इधर से एक और पीस उठा के रखें। अब उसका मैस बेटे 1 AMU नहीं होगा, बल्कि उसका मैस हो जाएगा जी अब 2 AMU। क्यों? क्योंकि आपने 1/12 के 2 पीसेज लिए आपने, ठीक है। इसी तरह से बिलफर्स अभी और कम था इसका मैस, आपने और आपको बार्ट सिस्टम या फिर आपको ये 1/12 के पीसेज और ऐड करने पड़े, तो आप क्या करेंगे, एक पीस और ऐड कर दें, ठीक है। अब हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो एक और ऐड कर दें। यानी आपको इसके मैस के इक्वल करने के लिए जितने पीसेस ऐड करने पड़ेंगे वो होगा जी उसका एटॉमिक मैस। क्योंकि हमने अभी बात की कि इन 12 पीसेस में से हर पीस किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल है, क्योंकि वो क्या है 1/12 है, यानी हर पीस 1/12 ऑफ कार्बन है, और वो हर पीस की वैल्यू क्या है 1 AMU। अब जितने पीस, अगर बिलफर्ज आपने एक पीस रखे तो हमें पता है कि एक पीस की वैल्यू क्या है 1 AMU, तो मैस क्या होगा एटम का 1 AMU। अगर आपको एटम के मैस के बराबर करने के लिए 2 पीस रखने पड़े तो मैस क्या हो जाएगा 2 AMU। इसी तरह अगर आपको एटम के मैस को बराबर करने के लिए 3 पीसेस ये 1/12 के या फिर 1 AMU के रखने पड़े तो उसका मैस क्या होगा 3 AMU। यानी बात का मकसद ये है कि जितने पीसेस आप दूसरे पलड़े पे रखेंगे एटम के मैस को इक्वल करने के लिए, उतना उस एटम का मैस होगा। यानी हम तो इस तरह के कार्बन 12 के 1/12 पार्ट जो हमने किए थे, यानी हमने 12 हिस्से किए थे, इस तरह के 12 हिस्सों में वाले पीसेस हमने कितने रखने पड़ेंगे, 16 पीस रखने पड़ेंगे। अब सवाल यहाँ बनता है कि सर कार्बन के तो सिर्फ 12 पीस होते हैं, तो आप फिर 16 के लिए नई पीस कहाँ से लाएंगे? तो बेटे एक और एटम तोड़ सकते हैं हम, ठीक है, उसके भी क्या कर सकते हैं, उसी तरह से 12 पीस कर लेंगे। अब तो हमारे पास 2 एटम हो गए, यानी हमारे पास कितने पीस हो गए, 24 पीसेस हो गए ना। तो उसमें से क्या करेंगे, इस एटम के मैस को इक्वलाइज करने के लिए हमें जितने पीस रखने पड़ेंगे वो क्या हो जाएगा जी उसका मैस हो जाएगा। इसी तरह जितना बड़ा एटम होगा उसी तरह से कार्बन के एटम्स को तोड़ते जाएंगे, उसके 1 AMU वाले पीसेस में उनको कन्वर्ट करेंगे, और फिर जितने पीस रखेंगे वही उसका मैस होगा। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम का मैस बेटे क्या होता है 4, इसलिए हमें इस कार्बन 12 के जो पीसेस किए थे हमने उसके 4 पीस रखने पड़ेंगे, तब जाके वो हीलियम के मैस के इक्वल होगा। और इसी को हम बोलेंगे कि जी हीलियम का मैस कितना है 4 AMU, क्योंकि हमने कार्बन 12 के जो हमने 12 पीसेस किए थे उसके 4 पीस हमें यहाँ पे रखने पड़े, इसलिए इसका मैस क्या है 4 AMU। यानी कितने पीस हम यहाँ से 1 AMU वाले रख रहे हैं दूसरे पलड़े में, उतना ही क्या होगा जी हमारे उस एटम का वेट होगा। तो मुझे उम्मीद है बेटे इस बात की समझ आ गई होगी। लेकिन एंड पे बेटे एक बार समझाना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, जिसको हमने अभी पढ़ा है, प्रैक्टिकली हम इसको करंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि एटम को तोड़ना, 12 हिस्सों में कन्वर्ट करना, फिर कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टैंडर्ड बनाना, तो ये इतना आसान नहीं होता कि हम ये प्रैक्टिकली कर सकें। बल्कि जो हमारा करंटली हम जो करते हैं ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, वो आप बड़ी क्लास में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके मैस फाइंड कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये इसको आप समझने के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम इस टाइम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। लेकिन हाँ, ये बात याद रहे कि इस प्रोसेस से जो भी एटम के मैस हम फाइंड करते हैं वो आज भी 100% दुरुस्त है, यानी जो प्रोसेस है ये आज भी क्या है वैलिड है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास की। इसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, यानी किसी भी हम एलिमेंट का अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो कैसे काउंट करेंगे। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स में क्या होता है जी आइसोटोप्स होते हैं, यानी किसी का मास ज़्यादा है किसी का कम है, और वजह हमने क्या पढ़ी थी कि न्यूट्रॉन में फर्क आ रहा था, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो हम उसकी रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे। अब सवाल ये कि रिलेटिव क्या होता है। यहाँ पे देखें बेटे, आप लोगों ने अक्सर क्लास में नोट की होगी ये बात, या हमारे टीचर अक्सर बोल रहे होते हैं कि मेरी क्लास की ये एवरेज है ये। अब ये एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब ये है, बिल फर्स्ट क्लास में 10 बच्चे थे, किसी ने 40 नंबर लिए 50 में से, किसी ने 30 लिए, किसी ने 50 में से 50 ले लिए, किसी ने सिर्फ 10 ले लिए। तो इन तमाम की एवरेज निकाल के हम बोलते हैं कि एक डिजिट पे हम निकालते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं जिसमें हम पूरी क्लास की औसत बता देते हैं, इसी को हम बोलते हैं एवरेज। और यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे कि आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं ना, तो उन तमाम की अबंडेंस और उनके मैस को इस्तेमाल करते हुए उनकी एवरेज निकाल के हम देखते हैं कि भाई एवरेज किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप है उन तमाम की अगर एवरेज निकालें तो कितना मैस बनता है उस एलिमेंट के एटम का, यानी उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मैस बनता है वो कितना बनता है।
लेकिन उससे पहले आप जरा ये बात भी समझ लें कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना जी, ये इसकी डिफाइन है, ये क्या है जी इसकी डिफाइन, साथ में इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। इसी तरह से 1 AMU जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके इक्वल होता है जी, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का माने क्या है, यानी कार्बन का वो आइसोटोप जिसमें मास क्या होता है 12 होता है, इसको बोलते हैं कार्बन 12। ठीक है, हमने बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। और अगला पॉइंट ये कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी अगर हम इस AMU को देखना चाह रहे हैं कि किलोग्राम में कितना होगा इसका वजन, तो बेटे वही वैल्यू है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये कुछ मिसालें आपके सामने जो हमने एटॉमिक मासेस देखी हैं एलिमेंट्स के डिफरेंट। हाइड्रोजन क्या होता है जी 1.007, सल्फर का होता है 31.97 यानी ऑलमोस्ट 32 होता है। और ये देखें जी कि आइसोटोप की बात करें अगर हम, तो लफ्ज़ आप लोग देख रहे हैं कि ईच आइसोटोप हैज़ इट्स ओन अबंडेंस। ये नेचुरल अबंडेंस का मानी क्या होता है, नेचुरल अबंडेंस का मानी होता है कि कोई भी आइसोटोप जो है बिलफर्ज एक एलिमेंट है, उसके 3-4 आइसोटोप हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसका कौन सा आइसोटोप इस दुनिया में कितनी मिकदार में कुदरती तौर पर पाया जाता है, इसको बोलते हैं जी नेचुरल अबंडेंस। अब देखिए जी, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट आइसोटोप्स विद डिफरेंट मास नंबर। हमें पता ना बेटा इस बात का कि एलिमेंट्स में क्या होता है कि उसके डिफरेंट आइसोटोप होते हैं और फर्क कहाँ पे होता है उनका, मास नंबर में फर्क आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन नेचुरल अबंडेंस। ये डिस्कस कर चुका हूं बेटा अभी हम कि कोई आइसोटोप ऐसा होगा जो इस नेचर में कुदरती तौर पर ज्यादा पाया जाता है और कुछ आइसोटोप ऐसे होंगे जो इस कायनात में कुदरती तौर पर कम पाए जाते हैं। तो ये फर्क रहता है इनका, इसको बोलते हैं अबंडेंस का फर्क, यानी कोई चीज़ ज्यादा है और कोई चीज़ क्या कम मिकदार में है। इसी तरह हम बात करते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला। यानी अगर हम ऐसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं जिसके डिफरेंट आइसोटोप्स की अबंडेंस क्या है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो हम उसकी एवरेज निकालना चाह रहे हैं, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, M1P1 + M2P2 + M3P3 एंड सो ऑन। यानी जितने भी आइसोटोप होंगे उसी के हिसाब से वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और सबकी वैल्यूज को ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे जी 100 पे। अब ये M1 क्या है, M1 जी लाइटेस्ट आइसोटोप जो होगा ना उस एलिमेंट्स में, जो सबसे हल्का वाला आइसोटोप होगा उसका मास है। और P1 क्या है जी, उसी आइसोटोप की अबंडेंस, यानी M1 क्या है, उस लाइटेस्ट से सबसे हल्के वाले आइसोटोप का मास, और P1 उसी सबसे हल्के वाले आइसोटोप की अबंडेंस है कि वो नेचुरली कितनी मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं M2P2 क्या है, ये उससे अगले वाली यानी जो लाइटेस्ट के बाद जो सबसे हल्का था, एक था सबसे हल्का। अब उसके बाद वो आइसोटोप जो कि सबसे कम ध्वनि लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे कम आ रहा है। ठीक है, उसका भी क्या हो जाएगा, M2 फाइंड करेंगे यानी मास, फिर P2 यानी उसकी अबंडेंस फाइंड करेंगे, और इसी तरह से सो जितने भी आइसोटोप होंगे उनकी वैल्यूज में अबंडेंस और मास की को मल्टीप्लाई करते हुए उनकी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और फिर 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो वहाँ तो जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसी पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 100 पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो 100 पे डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे अबंडेंस ले रहे हैं, और अबंडेंस क्या होती है, परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज आपको पता है कि 100 के हिसाब से लिखी जाती है, इसलिए हम 100 पे इसको डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद बेटे हम बात करें, एक मिसाल दी गई है आपकी बुक में, क्रिप्टोन एलिमेंट है, उसके डिफरेंट अबंडेंसेस बताई गई हैं आइसोटोप्स की। जैसे एक है जिसका मास 80 है जबकि उसकी अबंडेंस कितनी है, सिर्फ 2% है। फिर दूसरा एलिमेंट है क्रिप्टोन का, उसमें क्या 82 उसकी मास है और 12% क्या उसकी अबंडेंस है। इसी तरह से यानी कि उन्होंने 5 आइसोटोप आपको गिनवाए हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि ये है आइसोटोप्स, इसकी मैसेज बता दी, अबंडेंस बता दी, और हमें कह रहे हैं कि आप इसका हमें निकाल के दें जी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सिंपल सी बात है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करें और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये आपकी बुक पे इसको सॉल्व भी किया हुआ है। देखिए पहले स्टेप में क्या किया उन्होंने, जो सबसे लाइटेस्ट आइसोटोप था वो क्या था, 80 मास वाला था। ठीक है, 80 को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 80 क्या होगी M1 और 2 क्या है उसका P1, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये वैल्यू साइड पे होगी। अब उसके बाद अगली वैल्यू आ गई, उसमें क्या था जी कि 82 मास था और उसकी अबंडेंस कितनी थी 12, ये क्या था हमारा M2P2। इसी तरह से इसके 5 आइसोटोप थे, तो पांचों की पांचों हमने ऐड कर लिए। जब ऐड कर लिए उनकी वैल्यूज को हमने फिर बाद में क्या करना, ऐड करने के बाद 100 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया जी, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया 83.7। ठीक है, तो ये बेटे एक वैल्यू इसकी आ गई, एक मसला हल हो गया प्रॉब्लम आपका ये वाला, ये आपकी एग्जांपल हल होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 है जो कि इस सैंपल के तौर पर आपको दी गई है। तो यहाँ पे ना जो अभी हमने सॉल्व किया एग्जांपल, उसी की तरह से इसका भी फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन थोड़ा रीअरेंजमेंट करनी है। ये आपने मैथ में पढ़ी होगी आपने, फिर इसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसको हम साइड पे कर देते हैं, बाकी सारी दूसरे स्टेप लेके जाते हैं। इस तरह क्या होता है, इक्वेशन को रीअरेंज करने से हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे वही काम किया गया, उसने क्या बोला है कि क्लोरीन का जो लाइटेस्ट आइसोटोप है ना, उसका उन्होंने मैथ पूछा है, लेकिन साथ में अबंडेंस उसने तीनों की दे दी है। ठीक है, यानी M1 पूछा है, P1 भी दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ M2 भी दिया है, P2 भी दिया हुआ है, और साथ में इन सारों का जो ओवरऑल रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो भी दिया होगा। फर्क कहाँ पे आ रहा है, पिछली एग्जांपल में रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया था आपने, यहाँ पे उसको दे दिया है, लेकिन पूछा क्या उसने, बाकी सारी वैल्यू देने के बाद सिर्फ आपसे M1 पूछा है। ठीक है बेटे, M1 देखिए, ये जो क्लोरीन का बेटे हम सिंपल मैथ्स की बात कर रहे हैं ना, ये पूछा है उन्होंने 75.7 क्या है उसका, P1 है। इसी तरह से M2 क्या है 37 और P2 क्या है हमारा 24.73 और डिवाइड 24.23 और डिवाइड किस पे कर दिया उसने 100 पे। और इधर देखें जी बेटे, पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था रिलेटिव एटॉमिक मास, लेकिन इस बार उसने क्या किया हुआ जी, उसकी वैल्यू पहले से ही क्या किया जी बेटे, दे दी है। देखें क्वेश्चन में दी गई है
तो वो वैल्यू हमने एज इट इज हमें पुट कर दी। फाइंड किसको करना हमने बेटे, ये कैलोरीन फाइंड करना हमने, ठीक है। तो क्या किया बेटे, इस कैलोरीन को साइड पे कर दें, बाकी सारी इधर लाके मैंने रीअरेंज कर दें, जो डिवाइड हो रही है एक साइड पे उसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें, और जो पहली साइड पे बेटे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम यहाँ पे बेटे क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जी कैलोरीन के मैथ्स की। तो बेटे ये है हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद आपके पास ये बेटे हमारा टॉपिक आज का उर्दू में फॉर्म की फॉर्म में है, यानी अगर आप आज के लेक्चर में किसी भी चीज़ को उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो आप इस पेज को पढ़ सकते हैं, और एंड पे बेटे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।